बिहार में नीतीश सरकार ने बड़े खर्चे पर जाति आधारित गणना करवा ली। बीते दिन यानी कि गांधी जयंती के मौके पर जाति आधारित गणना की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। यानी कि पता चल गया है कि बिहार में अब किस जाति के कितने लोग रहते हैं। इस पर राजनीति जहां एक तरफ तेज हुई है, तो वहीं आम लोगों के जहन में एक सवाल भी लगातार घूम रहा है। किस जाति आधारित गणना से क्या कुछ फायदा होने वाला? जाति आधारित गणना तो करा ली गई, रिपोर्ट भी सामने आ गई, लेकिन आगे क्या? इसी सवाल पर, इसी बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी गणेश, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। गणेश, आम लोगों की अगर बात करें तो सबसे अहम सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा? देखिए सना, कल जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद पटना की सड़कों की बात करें या फिर बिहार के दूर दराज के गांवों की बात करें, जहां पे इसकी जानकारी लोगों को हुई, तो कल पूरी देर शाम तक लोग यही चर्चा करते रहे कि जातिगत जनगणना की रिपोर्ट तो सामने आ गई, फलाने जाति के फलाने लोग हैं, हर जाति के हर लोग हैं, हर दूसरा व्यक्ति बैठ के यही चर्चा कर रहा था। कल जब सड़कों पे आप निकली होंगी तो आपको भी कई लोग जो जानते हैं उन्होंने आपसे जरूर टोका होगा, क्योंकि मेरे साथ ये बातें कई दफे हुई। कल मैं कई जगह गया, लोगों ने हमसे पूछा कि अरे आप बेहतर बताइए कि किस जाति को इतने ज्यादा कैसे हो गया, इस जाति इतना कम कैसे हो गया, और अब इसका फायदा क्या होगा, अब आगे क्या होगा। आगे क्या होगा, अब नीति निर्धारण होगा। जो सरकार का दावा है, सरकार का यह कहना है कि इस रिपोर्ट के आधार पर समाज में, अब इसके पहले अब आपको बताते हैं कि कैसे। दरअसल सरकार जो कहना चाह रही थी, उसका मकसद यह था कि सरकार इसके पहले जो भी योजना बनाती थी वो इक्वली हर व्यक्ति पर लागू होता था, चाहे उनकी संख्या कम हो चाहे उनकी संख्या ज्यादा हो, क्योंकि किसी को एग्जैक्ट संख्या का कोई फिगर नहीं था, अनुमान पर ही बातें होती थी। लेकिन अब सरकार का कहना है कि सभी जाति के लोगों के एक आंकड़ा निकल के सामने आ गया। ऐसे में अब भूमिहार को अगर किसी योजना में लाभ 10 रुपए का दिया जाएगा, तो उसी रुपए के उसी योजना में राजपूत को जो लाभ देने की बारी आएगी, उनकी संख्या के हिसाब से दिया जाएगी। इसी हिसाब से कुर्मी को अगर देने की बारी आएगी तो उसी संख्या के ऊपर से उनका बढ़ा दिया जाएगा। धानु, यादव, जो जिस जाति के हैं, मल्लाह, पासवान, सहनी, हर जाति के लोगों को अब उनके हिसाब से दिया जाएगा। तो जो 10 रुपए पहले आता था एक समाज के लिए कि, और उसी 10 रुपए में समाज के हर तबके को मिलता था, तो 10 रुपए में हिस्सेदारी 2-2 रुपए की हो जाती थी। 5 जातियों की चर्चा कर रहे तो, लेकिन अब कहना है कि नहीं, अब 10 रुपए अगर आता है किसी भी काम के लिए, समाज के लिए, हर जाति के लिए, तो उसमें हिस्सेदारी किसी को 1 रुपया होगा, किसी को 50 पैसे होगा, किसी को 6 रुपया होगा और किसी को 9 रुपया होगा। इस तरीके से, तो जिसकी संख्या जितनी है उसके हिसाब से उनकी हिस्सेदारी दी जाएगी। इसका नुकसान क्या होगा कि अब वो तबका जो पिछड़ा हुआ था, जिनकी संख्या ज्यादा थी, उनको तो फायदा पहुंच जाएगा, लेकिन जिनकी संख्या कम थी और जो पिछड़े हुए थे और वो संपन्न परिवार के थे, वो और पिछड़ जाएंगे, क्योंकि उनको सीधे योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, एक तरफ सरकार की मंशा अच्छी है कि जो लोग सबसे पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको अभी आगे बढ़ाने की जरूरत है, उनको तो हिस्सेदारी ज्यादा मिलेगी, लेकिन सही तरीके से इसका बंटवारा हो पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या जब आप कल तक किसी को 2 रुपए दे रहे थे और आज जब कटौती कीजिएगा, तो क्या वो नाराजगी नहीं जाहिर करेंगे? जिस समाज को जितनी हिस्सेदारी, तो इसके बाद तो हर समाज के लोग चाहेंगे कि उनके अंदर जनसंख्या बढ़े, वो अपने लोगों को बढ़ाने में लग जाएंगे। तो इस रिपोर्ट की अगर कई फायदे की बात कर लेते हैं, तो अब सोचिए कि किस तरीके से एक तरफ कहा जा रहा था कि देश में आबादी बढ़ रही है, बिहार में जनसंख्या बढ़ रहा है और इस पर रोक लगाने की बात की जा रही थी, लेकिन अब इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा जो मुझे तो समझ में आ रहा है कि जो जिस जाति की संख्या कम है वो अपनी संख्या बढ़ाने में लगे होंगे। और देखिए, जिन जातियों की संख्या कम है उनको समाज का सबसे बुद्धिजीवी वर्ग माना जा रहा है। जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में सबसे ज्यादा जिस वर्ग की संख्या ज्यादा है उसमें यादव की संख्या ज्यादा है। कहा जाता है कि इनके बीच शैक्षणिक क्षमता देर से पहुंची, लोग देर से जागरूक हुए हैं, समाज में ये लोग पिछड़े पायदान पे हैं। खुद इस रिपोर्ट में कहा गया कि ये समाज पिछड़ा हुआ समाज है, तो इनकी संख्या ज्यादा है।
दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि आप शिक्षित होइए। जब आपके अंदर शिक्षा आएगी, आपके अंदर जागरूकता आएगी, तो आप तमाम चीजें देखिएगा कि भाई आबादी के हिसाब तो ठीक है, लेकिन जगह भी तो उतना होना चाहिए। अब घुमियार, राजपूत, ब्राह्मण जिनकी संख्या सबसे कम है और ये समाज के सबसे समझदार वर्ग के लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग में इनकी संख्या गिनती होती है, तो ये लोग अब क्या करेंगे? ये भी उसी रफ्तार में आ जाएंगे कि भैया हमको भी ज्यादा हिस्सेदारी चाहिए, अगर हमें यादवों के बराबर आना है तो हमारी भी संख्या बढ़नी चाहिए। कायस्थ, लाला का जो संख्या सबसे कम है, वो अब क्या करेंगे? संख्या बढ़ाने में लग जाएंगे कि हिस्सेदारी अगर हमको बराबर चाहिए तो संख्या बढ़ाएंगे। तो क्या इससे बिहार की तरक्की होगी या बिहार पीछे जाएगा? आप एक तरीके से कह रहे हैं कि जो समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग है, लेकिन वो पिछड़ा हुआ वर्ग क्या है? जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, आप इसलिए उनको पिछड़ा मान रहे हैं या उनके बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, जो अगड़ी जाति के लोग हैं, जिनकी संख्या कम है, लेकिन उनकी शुरुआत यही है कि हम समाज को मुख्य धाराओं में इस वजह से लेके आए कि समाज की जरूरत है, जनसंख्या पर विराम लगाने की जरूरत है। तो ये तमाम सोच को छोड़ के बस सभी लोग जनसंख्या बढ़ाने में लग जाएंगे, इसका मकसद यही है। और इस बात के चर्चे हो रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब हमने ये अपनी बातें मनी नहीं की, हमने उनकी बातें कही जो लोग कल हमसे सवाल पूछ रहे थे। कल कई लोगों ने तर्कपूर्ण बातें कही और उनका तर्क यही था कि साहब इससे तो और जनसंख्या बढ़ेगा। फिर हम किसी मुसलमान को टारगेट करके ये क्यों कहते हैं कि उसके 6 बच्चे हैं, किसी यादव को 5 बच्चे हैं, ये अगर हम चर्चा करते हैं और कहते हैं कि किसी राजपूत, किसी भूमिहार के पास 2 बच्चे हैं, तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है, इन्होंने, इनके अंदर शिक्षा पहले आ गई तो इन्होंने समझदारी दिखाई, तो अब समझदारी कहाँ रह जाएगी? क्या ये समझदारी तोड़ने वाली रिपोर्ट है? क्या लोगों के बीच अब होड़ मचाने की होगी, जनसंख्या बढ़ाने की, या लोग सच में सरकार की जो मंशा है उसको समझ पाएंगे? कई तरह के सवाल है और सरकार को इन तमाम सवालों का भी जवाब देना होगा। सरकार को समझाना होगा कि इस तरीके से रिपोर्ट जारी करने का उद्देश्य क्या था। इससे किसी की जनसंख्या बढ़ाने पर बल नहीं दिया गया है, जो बढ़ी हुई जनसंख्या उसको रोकने के लिए भी बातें कही जा रही है। अब ऐसा नहीं है, मानते हैं कि यादव जाति के जो लोग हैं जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, वो और सोचेंगे कि हमारी संख्या और ज्यादा बढ़े, उनको ज्यादा लाभ उनको और ज्यादा लाभ मिले। तो जो लोग पीछे हैं वो सोचेंगे कि हमारी बढ़ जाए। तो इससे क्या होगा कि परिवार का विकास रुक जाएगा। अब एक परिवार में अगर ऐसे भी बिहार में बेरोजगारी ज्यादा है, बिहार में जो काम करने का जो तरीका है वो कम है, बिहार में कल कारखाने नहीं है, उद्योग धंधा नहीं है, बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है, ये हम नहीं कर रहे हैं, वर्तमान की सरकार कर रही है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तमाम नेता ये कहते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है, रोजगार देने की दिशा में काम किया जा रहा है। बिहार में बेरोजगारी दर काफी ज्यादा है। ये सरकारी आंकड़ा है कि बिहार के लोग पलायन करके बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, लेकिन इन मजदूरों को रोकने के लिए आपने क्या किया? या अब इन मजदूरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। अब सोचिए कि जो मजदूर हर समाज का व्यक्ति हो सकता है, हर जाति का व्यक्ति हो सकता है। अगर उस मजदूर के जाति और समाज के लोग अगर इस रिपोर्ट में अगर कहीं पीछे छूट गए हैं, उनकी संख्या अगर कम है, तो वो संख्या बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, वो ये सोचेंगे कि भाई हमारी संख्या बड़ी होती तो हम बिहार में ही रह जाते। जी बिल्कुल। तो हमें अब रिपोर्ट में बढ़ानी होगी, तो वो अगर बढ़ेंगे तो फिर मजदूरी दर और क्या होगा? बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, बेरोजगारी और बढ़ेगा, संख्या और बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगा। बिहार में पहले से ही तमाम जो कठिनाई है सरकार झेल रही है, बिहार का हर आम आवाम को जो लोग हैं वो परेशान है। चर्चा ये किया जा रहा था कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनके बीच जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए उनकी तरक्की बेहतर नहीं हो पाती है। सबसे अगर जो खराब स्थिति में अगर किसी को देखा जाता है तो ज्यादातर संख्या मुसलमानों की आ जाती है। उसके बाद जो अति पिछड़ा समाज की बात की जाती है, जो ओबीसी समाज है, जिसमें यादव से लेकर कुर्मी से लेकर नोनिया, मल्ला या बिन या हर वो जाति जिनके पास सही तरीके से रहने का घर नहीं है, जो सरकारी लाभ पर डिपेंड है, उनकी संख्या बढ़ रही है। तो क्या सरकार उनकी और संख्या बढ़ाने के लिए सरकारी लाभ देगी? क्या अब जो मनरेगा में जो लोग काम कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो मजदूर तबके के लोग हैं। तो उन मजदूरों की संख्या सरकार और बढ़ाना चाहेगी, क्योंकि एक मजदूरी करके 400 रुपये अगर कोई कमा पाता है तो परिवार में कल तक 3 बच्चे थे उनके पास, लेकिन उनको लगेगा कि हमको 4 से अगर 800 रुपये कमाना है तो हमारे पास 8 बच्चे होने चाहिए। तो एक बड़ा विवादित सा मुद्दा उठ गया समाज के अंदर, और कल से इस मुद्दे पर खूब चर्चा हो रही है। मुद्दा विवादित है, हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं। मतलब लोगों का जो कहना ये हमें बात बता रहे हैं कि भाई कल से जो रिपोर्ट सामने आई, इस रिपोर्ट के बाद यही चर्चा हो रहा है
कि क्या हम संख्या बढ़ा लें। मतलब एक बड़ा चैलेंज अब नीतीश सरकार के लिए हो गया है कि किस तरीके से योजनाएं बना करके उसको एक्टिव किया जाए और जमीनी स्तर पे जो काम है वो किए, एक बड़ा चैलेंज है बिल्कुल गणेश। सना रहमान, देखिए सरकार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी, अच्छी बात है, सरकार का उद्देश्य भी अच्छा है। सरकार की कोशिश है कि हम हर समाज को बराबर लाएं, जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको उचित भागीदारी दिया जाए। लेकिन इसका समाज के अंदर जो बातें परोसी जा रही है, जिस तरीके की बातें कही जा रही है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस लाइन के साथ अब थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। और अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात अगर सरकार करती है तो जिनकी आबादी कम है उनकी हिस्सेदारी के लिए भी आप बात कीजिए कि कम है तब भी हम आपको बराबर का देंगे, या जिनकी कम है उनको अगर हम कम देंगे तो फिर उस समाज के बीच, चाहे वो कोई भी समाज हो, किसी भी जाति के लोग हैं, उनके बीच यही मैसेज आएगा कि हमको अपनी आबादी बढ़ानी है। और आबादी बढ़ेगा तो सभी समस्या भी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो ये सरकार के लिए चुनौती होने जा रहा है, बड़ा चैलेंज है। गणेश, यहाँ पर चर्चा थोड़ा सा राजनीतिक पहलू पर भी कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले सालों में चुनाव होने हैं। इसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि सरकार अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, जैसे कि बीजेपी भी आरोप लगा रही है, तो राजनीतिक तौर पर क्या कुछ लाभ जो है वो सीधा सीधा जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद मिलने वाला है? देखिए सुना, बिहार के अधिकतर जो जातियों के नेता हैं, जो बिहार के शीर्ष में बैठे हुए हैं, वो किस समाज से आते हैं? सभी ओबीसी और पिछड़े समाज के नेता हैं, जिनको प्रमुख जिम्मेवारी मिली हुई है। तो और संख्या भी इनकी ज्यादा है। तो ये इनकी कोशिश होगी कि अब हम किसी भी कस्बे में चले जाएं, किसी भी लोकसभा में चले जाएं और ये तय कर लें कि अगर किसी एक अमुक व्यक्ति को चुनाव के मैदान में उतारना है तो उनकी संख्या ज्यादा है तो उनको ही ज्यादा सीटें मिलेगी। जैसे बिहार में वर्तमान विधानसभा की दलीय स्थिति की बात कर लें तो बिहार में वर्तमान जो दलीय स्थिति है, राजद, जेडीयू, कांग्रेस, बीजेपी, अन्य दल, तो इसमें हर जाति के लोग हैं। इसमें लेकिन जिस जाति के सबसे ज्यादा लोग हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए लाभ कैसे मिलेगा। अब राजद का पूरा फोकस कहां जाएगा? ए टू जेड की राजद भले ही है, तेजस्वी यादव ए टू जेड की बात कर रहे हैं, लेकिन अब यादव जाति के पहले भी ज्यादा विधायक जीत के आए हैं, बिहार सरकार में ज्यादा मंत्री भी हैं, इस पर सवाल उठते रहा। लेकिन अब तेजस्वी यादव और राजद के पास एक तर्क होगा कि भैया हमारी संख्या ज्यादा है, हमारे लोग ज्यादा जीत कर आए हैं, तो मंत्री किस जाति के लोग बनेंगे? अगर दूसरे बात करें, नीतीश कुमार की अगर जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो उनमें जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है तो वो भी अपनी बात तर्क रखेंगे कि भैया हमारी संख्या ज्यादा है तो हमारे लोग क्यों नहीं होंगे। तो राजनीतिक में हो, प्रशासनिक महकमे में हो, हर जगह इसी बात के चर्चे होंगे कि सरकारी नौकरी अगर हो रहा है तो ब्राह्मण भूमियार 2% अगर लोग हैं और बाकी जो जाति के लोग 4% है तो इनकी संख्या क्यों नहीं ज्यादा है, यानी नौकरी में भी इनको हिस्सेदारी दिया जाए। अब जो 2% के लोग ज्यादा नौकरी कर रहे थे उनको हमेशा इस बात को झेलना पड़ेगा कि जो जिनकी संख्या ज्यादा है वो क्यों नहीं आपके बराबर है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। तो इस गड़बड़ी पर सवाल उठेगा, लोगों के मन में नफरत फैलाया जाएगा, लोग एक दूसरे से नाराज दिखेंगे, हर एक व्यक्ति दूसरे को कोसने का काम करेगा, अमूमन यही होगा। तो राजनीतिक तो लाभ होगा क्योंकि राजनीति, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में, और इस चुनाव में किसी भी, अब जो एक पिछड़े जाति का नेता अपने पिछड़े समाज के लोगों को आगे लाने की कोशिश करेगा क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। एक अगड़ी जाति का नेता वो लाख कोशिश करने के बावजूद भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा, या फिर उसको टिकट नहीं मिल पाएगा, फिर उसको ताकत नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसकी संख्या कम हो जाएगी। पहले ऐसे नहीं था, पहले था कि अंदाजों पर टिकट बंटवारे किए जाते थे, हालांकि पहले भी देखा जाता था कि किसकी कितनी आबादी थी। लेकिन अब तो ये डेटा निकाल दिया गया ना, अब तो आंकड़ा बता दिया गया कि नहीं, इसमें कायस्थ को नहीं जगह दिया जाएगा, इस इलाके में इतने कायस्थ नहीं, फिर इनको क्यों मौका दिया जाए। फिर दूसरे जाति के लोग वहां दावेदारी पेश करेंगे कि हमारी संख्या ज्यादा है, हमको टिकट मिले। तो उस नेता का काम क्या है, उसने कितना काम किया, इस पर चर्चा बंद करके इसकी संख्या कितनी है उस पर लाभ मिलेगा। और इसका लाभ चुनाव में मिलेगा कि ज्यादा जाति के लोग होंगे तो बिहार में कोई भी चुनाव बिना जाति का संभव नहीं हो सकता है। चुनाव के समय, वोटिंग के समय तमाम विकास, तमाम शैक्षणिक बातें, ज्ञान की बातें छोड़कर लोग जाति पर चले जाते हैं और जात देखकर वोट करते हैं, तो फायदा होगा। और यही बिहार की वर्तमान जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चाहती हैं और इसका लाभ लेने के लिए ये आंकड़ा जारी किया गया है, चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष हो। सना,
बहुत बहुत शुक्रिया गणेश। तो हमने समझने की कोशिश की, आपके उन तमाम सवालों का जवाब देने की हमने कोशिश की कि किस तरीके से आम लोगों को इसका फ़ायदा होगा, किस तरीके से राजनीतिक लाभ होगा। इस बारे में आपकी अगर कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।